जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एग्ज़ाम 2.0 में। तो आज हम देखेंगे पर्वत, पठार और मैदान। लास्ट वीडियो में इसके पहले तक का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में विज़िट करके देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है और यह उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी साइड पर स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है और जापान को क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट चिली का चुकीकोमाटा तांबा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसको हम तांबे की राजधानी कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार कहलाता है। पामीर के पठार को हम विश्व का छत भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है और वे एक छत की तरह विस्तृत हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और एंडीज पर्वत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। और हम जानते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग में आप देखेंगे कि बहुत ही लंबी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो एंडीज पर्वत के नाम से जानी जाती है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये औसत ऊंचाई में एशिया में हिमालय के बाद दूसरा स्थान रखता है और अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ स्थित है, जो ये भी एक चोटी है जो अर्जेंटीना में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है कि माउंट एकांकागुआ तो अभी हम जान पड़े हैं कि ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। माउंट पिको डी ओरिज़ावा तो ये हमारी पाई जाती है मैक्सिको में। माउंट विंसन मैसिफ ये हमारा पाया जाता है अंटार्कटिका में। और माउंट लोगन जो है वो कनाडा की चोटी है। तो आइए देख लेते हैं। माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में, पिको डी ओरिज़ावा ये मैक्सिको में, माउंट विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका में और माउंट लोगन ये यूकान पर्वत जो है यूकान कनाडा में पाई जाती है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है? तो हम जानते हैं कि डार्लिंग श्रृंखला जो है वो दक्षिण पश्चिमी तट पर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और यह लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जबकि डार्लिंग नदी जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की ही नदी है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है और इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो प्रशांत न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड इसके आसपास आप देखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वेत पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी कलर के नाम से अगर कोई पर्वत आता है ना तो उसको आप यूएसए मानिएगा। ज़्यादातर उसका मोस्टली 90% चांस है कि वो यूएसए में है, क्योंकि ये ग्रेट पर्वत, वाइट पर्वत इस टाइप के जो पर्वत होते हैं ना वो ज़्यादातर यूएसए में ही पाए जाते हैं। अगर कोई कलर के नाम से कोई पर्वत आता है तो श्वेत पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। श्वेत पर्वत में फ्रांसिस्को रेंज जो है किन्समान स्थित है। नेक्स्ट है जो सुमेल करना है कि एटलस, किलिमंजारो, चिम्बराजो और पेरेनिज। और इधर देश दे रखा है फ्रांस या स्पेन, इक्वाडोर, तंजानिया और मोरक्को। तो हम जानते हैं कि एटलस पर्वत हमारा कहाँ पाया जाता है? मोरक्को में पाया जाता है। और किलिमंजारो कहाँ पाया जाता है? ये तंजानिया में पाया जाता है। और चिम्बराजो कहाँ पाया जाता है? ये इक्वाडोर में पाया जाता है। और पेरेनिज कहाँ? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पाई जाती है। तो आप इस तरह मिलान कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। ये देख लीजिए इसका आंसर है एटलस मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बराजो इक्वाडोर में, पेरेनिज फ्रांस या स्पेन में। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये ज्योग्राफी की जो सारी श्रृंखला है मैं आपको धीरे धीरे करके सारी एक के बाद एक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो ये है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी हमारे उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हिमालय जो है भारत और नेपाल तथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? अभी हमने बताया कि अगर कोई कलर के नाम से पर्वत आता है तो मोस्टली वो चांसेस है कि वो अमेरिका में ही स्थित है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट हम जानते हैं कि ये तो जर्मनी में है, अमेरिका में है नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जबकि रेड पर्वत, ग्रीन पर्वत, वाइट पर्वत ये हमारे अमेरिका में स्थित है। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही मतलब कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये क्रम लगाना है हमको। तो हम जानते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी है। अवरोही मतलब कि घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटी हो जाएगी हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दूसरा लास्ट में होना चाहिए, तो दूसरा लास्ट में सिर्फ बी में है और डी में है। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 3 तो आंसर होगा नहीं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा एंडीज, फिर रॉकी, फिर हिमालय और फिर हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दक्षिणी अमेरिका की पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु अकांकागुआ स्थित है यहीं पर अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। और लंबाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रॉकी पर्वतमाला है और इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है? माउंट एल्बर्ट जो है वो इसका सर्वोच्च बिंदु है। और तीसरे स्थान पर क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। और चौथे स्थान पर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर के तट पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू कहाँ है? ये हम जानते हैं कि मलेशिया में है। अलबुर्ज कहाँ है? अलबुर्ज पर्वत हमारे जानते हैं कि ईरान में है। अकांकागुआ अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में है। और किलिमंजारो कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तो मिलान कर लीजिए, माउंट किनाबालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान, अकांकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी काल का पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो टर्शियरी काल में हम जानते हैं कि ये कुनलुन पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, एंडीज़ है, रॉकी है, हिमालय है, ये सब टर्शियरी काल के हैं। जबकि अपलेशियन पर्वत जो है ये हमारा टर्शियरी काल का नहीं है, ये है कैलेडोनियन काल का। और ये एक भ्रंशोत पर्वत है, घिस पिट गया है मतलब काफ़ी। नेक्स्ट मिलान करना है अलेघनी। आइए हम नीचे देख लेते हैं। अलेघनी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। कैंटाब्रियन पर्वत श्रेणी फ्रांस और स्पेन के पास स्पेन में पाई जाती है। एल्बुर्ज हम देखे हैं कि ईरान में पाई जाती है। और माउंट मैकेंजी जो है वो कनाडा में पाई जाती है। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो वो कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं कि जो ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका का अवशिष्ट पर्वत है जो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट टिटलिस। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस जो है ज्वालामुखी पर्वत स्विट्जरलैंड यूरोपीय देश में स्थित है। और जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? रॉकी है। और एंडीज़ कहाँ पर है? एंडीज़ हमने पढ़ा था इधर ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और एक और हमने पढ़ा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है इटली में कौन सा इसमें अवस्थित है? तो हम जानते हैं कि एपिनाइन पर्वत जो है वो इटली में अवस्थित है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। एपिनाइन पर्वत हमारा इटली में स्थित है। और डिनारिक आल्प्स जो है वो कई सारे और भी देशों में पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि एपिनाइन पर्वत इटली में अवस्थित है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है और इसका विस्तार जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी
ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड में स्थित है हमारी ये क्या कहते हैं आल्प्स पर्वत श्रेणी। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है और इसकी ऊंचाई इतनी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नेक्स्ट देखिए कि दिनारिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया में स्थित है, जबकि आल्प्स और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है और पेरनी जो हमने बताया कि फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन आ गया कि फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो हम जानते हैं कि फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत ये है पेरेनीज पर्वत। नेक्स्ट हमें सुमेलित करना है कि आल्प्स पर्वत, वासेस, विंध्य और फ्यूजियामा। तो हम जानते हैं कि फ्यूजियामा हमारा एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो डी का हो जाएगा 2, यानी कि बी या डी में से इसका आंसर होगा। वासजेस हमारा ब्रंसोत पर्वत है, तो बी का हो जाएगा 1, ये भी आंसर हो जाएगा। आइए नीचे देख लेते हैं। आल्प्स हमारा वलित पर्वत है, वासजेस ब्रंसोत पर्वत है, विंध्य हमारा अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका और लेसेथो एक हम जानते हैं कि लैंड लॉक्ड देश है और इसका निर्माण जो है पूरा जीवी कल्प के अंतिम चरण में हुआ था। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, दक्षिणी अमेरिका में पैटागोनिया की पहाड़ियाँ, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये सभी पर्वत हर्सेनियन काल के निर्मित हैं। रेजिडुअल पर्वत कौन सा है? यानी कि ये रेजिडुअल पर्वत का मतलब है अवशिष्ट पर्वत, इसमें से कौन सा है? तो हम जानते हैं कि अरावली पर्वत जो भारत में है ये अवशिष्ट पर्वत है, जबकि किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, हिमालय एक वलित पर्वत है। रेजिडुअल पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत को अवशिष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत कटकर जो है वो नीचे हो जाते हैं और इनका अवशिष्ट भाग या शेष अवरोधक भाग दृष्टिगोचर होता है। इसलिए अरावली, सतपुड़ा, महादेव पर्वत और पारसनाथ ये सारे हमारे अवशिष्ट पर्वत है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम जानते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और ये पर्वत जो है जर्मनी में स्थित है। ये यहाँ से राइन नदी निकलती है और ये ब्रंस में होकर बहती है राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी में गिर जाती है और इसके किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में स्थित है। पेनाइन पर्वत ये फ्रांस में नहीं है। सियरा नेवादा ये यूएसए में भी है, स्पेन में भी है। वासजेस पर्वत ये इटली में नहीं है। तो ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्रंस पर्वत है जो जर्मनी में अवस्थित है। पेनाइन पर्वतमाला जो है उसका विस्तार पश्चिमी मध्य भाग में है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। वासजेस पर्वत का विस्तार फ्रांस में है, यह भी एक ब्लॉक पर्वत है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो और वासजेस पर्वत के मध्य में हमारी राइन नदी प्रवाहित होती है। माउंट ब्लांक ये हम जानते हैं कि आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। एकांकागुआ ये एंडीज़ का है। मैकिनले ये रॉकीज़ का है और एल्बोर्ज ये कॉकेसस पर्वत का ऊंची चोटी है। असीर श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश युग्म में स्थित है? तो असीर रेंज हमारी सऊदी अरब एंड यमन, सऊदी अरब और यमन में स्थित है। यह सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम तथा यमन के पश्चिमी भाग में प्रवेश कर गई है और यह श्रेणी लाल सागर तक चली गई है। इसका उत्तर सऊदी अरब और यमन होगा। यमन की राजधानी क्या है दोस्तों? सना, जो कि एक यमन की जो राजधानी है सना एक पोर्ट नहीं है, जबकि ओमान की जो राजधानी है मस्कट वो एक पोर्ट है। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो हम जानते हैं कि इसको जोली ने प्रस्तुत किया था। तो जोली ने दिया था रेडियो एक्टिविता सिद्धांत, होम्स ने दिया था हमारा संवहन तरंग सिद्धांत और डेली ने दिया था सक्रिय महाद्वीप का सिद्धांत और कोबर ने दिया था भूसन्नति सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया पठार।
तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है? तो हम जानते हैं कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, हिमालय और कुनलुन ये हमारे पामीर घाट से निकलती है, जबकि खिंगन पामीर घाट से नहीं निकलती है। खिंगन चोटी। पामीर की गांठ, जिसे पर्वतों की गांठ कहा जाता है, पामीर घाट के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, कुनलुन चीन के पश्चिम भाग में और क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो हिमालय है वो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। पर्वत घाट पामीर घाट से निकलती है, हिंदुकुश, हिमालय और कुनलुन, जबकि खिंगन चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में फैली हुई पर्वतमाला है जो पामीर की घाट से भिन्न पर्वत है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? तो हम जानते हैं कि उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर के अन्य कटक हमारे हैं डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विविल थॉम्सन कटक और अनुदैर्ध्य द वॉल्विस कटक अटलांटिक महासागर के ही कटक हैं। किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? तो हम जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोलंबिया पठार, आइए यहाँ पे और भी सारे पठार दे रखे हैं और उनका देश दे रखा है, किस देश में है तो इसको देख लेते हैं। कोलंबिया पठार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओजार्क पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है और पोतवार पठार ये पाकिस्तान में है। कौन सा इसमें सबसे बड़ा पठार है? तो हम जानते हैं कोलोराडो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, ये सबसे बड़ा पठार है। और जबकि कोलंबिया का पठार जो है 1,59,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा मरुस्थल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मरुस्थल। तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो हम जानते हैं कि ये गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चाइना के जो बॉर्डर पर स्थित है, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अटकामा, अरेबिया, कालाहारी मरुस्थल ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, जबकि गोबी का मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है। अटकामा जो है उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में, अरेबिया मरुस्थल जो है सऊदी अरब में और नामीबिया और बोत्सवाना में हमारा कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। गोबी मरुस्थल का जो विस्तार है वो चाइना और मंगोलिया में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्तिनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में विस्तृत है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में और थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में स्थित है। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? तो जापान में। नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोबी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोबी मैदान क्षेत्र में चावल और सब्जियों की भारी पैदावार होती है। कांतो मैदान जो है वो होन्शु द्वीप में स्थित है और हम जानते हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु ही स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो ये हमारा होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान में 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको एंड क्यूशू। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जबकि होन्शु द्वीप जो है इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो इसी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है सोनोरन। आइए हम नीचे देख लेते हैं। सोनोरन हमारा पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल ये हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। अटकामा मरुस्थल ये हमारा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और थार हमारा एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट मरुस्थल है, मिलान करना है किस देश में पाया जाता है। सोनोरन मरुस्थल हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तकला मकान हमारा चाइना में है। काराकोम ये तुर्कमेनिस्तान में है, जबकि गिब्सन जो है ब्राज़ील में ना होकर के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। तनामी डेजर्ट
स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हम जानते हैं कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इस मरुस्थल का जो विस्तार है दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। कौन मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो हम जानते हैं कि पैटागोनिया मरुस्थल जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है और ये पर्वत पदीय मरुस्थल भी है। हम जानते हैं कि ये पर्वत के पदीय भाग में स्थित है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में और अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में और दक्षिणी अमेरिका में अटकामा मरुस्थल स्थित है और अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल स्थित है। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली का मरुस्थल है और कोलोराडो मरुस्थल जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों। और कालाहारी जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना में यानी कि अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल फिर से पूछा कि किस देश में है। तो हम जानते हैं कि ये बोत्सवाना में है और नामीबिया में है। जायरे तो थोड़ा सा इस ऊपर हो जाएगा, मध्य अफ्रीका में ये बिल्कुल पाया जाता है जायरे। यहाँ पे एक नदी भी है कांगो, इसको जायरे नदी भी कहते हैं। और जाम्बिया में ये कालाहारी मरुस्थल नहीं है, ये बोत्सवाना में, नामीबिया में है, लेसोथो में है। इसमें कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र जो है दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों में विस्तृत है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। दस्ते लुट, दस्ते कबीर, ये हम जानते हैं कि ये ईरान में एक मरुस्थल है। दस्ते लुट ईरान में रेगिस्तान है और विश्व के सबसे सूखे और गर्म स्थानों में से एक है। ईरान के केरमान प्रांत में स्थित दस्ते लुट ईरान का एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है। तो हम जानते हैं कि यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है और यह दक्षिणी चिली में ना होकर के अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, इसलिए इसी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ये बात सही है। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के देश के चिली के उत्तरी भाग में अवस्थित है और यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तकला मकान मरुस्थल ये कहाँ स्थित है, ये हमारा चाइना में है। आइए हम और भी मरुस्थलों को देख लेते हैं और ये किस देश में पाए जाते हैं। तो ये है काराकम मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली ये सोमालिया में है। अटकामा चिली में है। और किजिलकुम हम जानते हैं कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। मोजावे हमारा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और एक सोनोरा मरुस्थल, ये भी हम उत्तरी अमेरिका में ही देखते हैं। कथन है कि मिस्र नील नदी का उपहार कहलाती है, ये बात सही है। और दूसरा है कि कारण है कि वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो हाँ, मिस्र को नील नदी का उपहार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान की तरह काम करती है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि नील नदी पर जो बांध बनाया गया है, आसवान बांध, वो मिस्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। और नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह इस क्षेत्र मरुस्थल में मरुद्यान यानी कि नखलिस्तान के समान है, अतः दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है। तो हम जानते हैं कि ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। इसमें चाइना ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए मंगोलिया ऑप्शन में है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया में स्थित है और ये विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है और इसका चाइना में भी विस्तार है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा ज्वालामुखी एंड भूकंप। तो ज्वालामुखी पर्वत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड।
जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ यानी कि लावा, राख और जलवाष्प ठोस पदार्थ और अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से होकर बाहर निकलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट से मुख्यतः जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन आदि गैसें निकलती हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ स्थित है? तो ये बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है और यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का जो ज्वालामुखी है 2005 में जो फटा था और तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि स्ट्रोम्बोली जो को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के जो सिसिली द्वीप है उसके उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है और पृथ्वी का वह भाग जहाँ पिघले हुए चट्टान होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं और पृथ्वी की सतह पर जब ये आ जाता है तो ये लावा के रूप में कहलाता है। यानी कि अंदर अगर कोई पिघला हुआ पदार्थ है पृथ्वी के तो वो मैग्मा कहलाएगा। जब वो पृथ्वी पर आ जाएगा तो वो लावा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है और पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में जो आता है वो ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी पर्वत दे रखे हैं और देश दे रखे हैं कि किस देश में स्थित है। आइए मिलान कर लेते हैं। माउंट रेनियर हमारा यूएसए में है। माउंट एटना ये हमारा इटली में है। पैराकुटन ये हमारा मैक्सिको में है और एपो ये फिलीपींस में है। तो माउंट रेनियर हमारे यूएसए में है, एटना हमारा इटली में है, पैराकुटन हमारा मैक्सिको में है, एपो हमारा फिलीपींस में है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोओ ये किस देश में है? तो हम जानते हैं कि ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है क्राकाटोओ और फ्यूजियामा जापान में। फ्यूजियामा जो है जापान में है। माउंट एटना हमारा इटली में है और सेंट हेलेंस हमारा यूएसए में है। ज्वालामुखी और देश का मिलान करना है कि तो सबनकाया हमारा पेरू में पाया जाएगा। कोलिमा हमारा मैक्सिको में पाया जाएगा। मेरापी हमारा इंडोनेशिया में पाया जाएगा। माउंट असामा जो है वो जापान में पाया जाएगा। तो सबनकाया इटली दे रखा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पेरू में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो हम जानते हैं कि माउंट कोटोपैक्सी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित है और इसको माउंट कोटोपैक्सी के नाम से जाना जाता है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी जो अकांकागुआ है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट पिनाटुबो की अवस्थिति कहाँ है? फिलीपींस में है। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका के 2 ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक है माउंट कोटोपैक्सी और एक है माउंट अकांकागुआ। तो माउंट कोटोपैक्सी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव है, जबकि माउंट अकांकागुआ ये निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब देखिए फिर से आगे कि सबनकाया ये हम जावी बताएंगे पेरू में है। एटना का मिलान कर लीजिए इटली से। कोलिमा का मिलान कर लीजिए मैक्सिको से। माउंट मेरापी का कर लीजिए इंडोनेशिया से। तो आंसर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये सबनकाया पेरू में है, एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है और मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है, तो संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? किलायू हो जाएगा और ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है और जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ है? हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। फ्यूजियामा जापान में स्थित है। वेसुवियस हमारा इटली में है और कोटोपैक्सी हमारा कहाँ है? इक्वाडोर में है। फिर से मिलान करना है कि एटना जो है वो एटना हमारा सिसिली में हो जाएगा। वेसुवियस ये हमारा इटली में हो जाएगा। एरेबस ये हमारा रॉस द्वीप पर हो जाएगा और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हो जाएगा। तो एटना सिसिली में हो जाएगा, वेसुवियस इटली में हो जाएगा, एरेबस हमारा रॉस द्वीप पर हो जाएगा, कोटोपैक्सी हमारा इक्वाडोर में हो जाएगा। फिर से यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो अभी हम पढ़े थे कि ऊपर कि कोटोपैक्सी जो है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है और एटना जो है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3।
जबकि फ्यूजियामा हमारा निष्क्रिय ज्वालामुखी है और अकांकागुआ भी हमारा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो एटना और कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है और अकांकागुआ जो है वो शांत ज्वालामुखी है। एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर है और कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में है और जापान में फ्यूजियामा अवस्थित है। एकांकागुआ जो है वो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर भी है। माउंट मोना लोआ, ये किसका उदाहरण है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ हवाई द्वीप यानी कि यूएसए में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है और इनका मुख जो है वो सर्वदा खुला रहता है। खुला क्यों रहता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ से तप्त मैग्मा जो है पृथ्वी पर लावा के रूप में आता रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, अभी हमने आपको बताया, और शंकु का निर्माण होता रहता है। परंतु जबकि जब प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावनाएं जो हैं वो बनी रहती हैं कि कभी न कभी उद्भेदन हो सकता है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जन धन की अपार क्षति होती है और इसके मुख से गैसें और वाष्प निकला करती हैं। अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित? तो हम जानते हैं कि ये ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित है। इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं और प्रशांत महासागर क्षेत्र में अवस्थित है। ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है और यह इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है, ज्वालामुखी है और कि ये किस देश में पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि माउंट ताल का मिलान कर दीजिए फिलीपींस से, क्राकाटोआ का मिलान कर दीजिए इंडोनेशिया से, और बाकी आइए देख लेते हैं नीचे। असामा जो है वो जापान में है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, लॉकी हमारा आइसलैंड में है और ताल हमने बताया फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो हम जानते हैं कि लहर, लैपिली और टिफ्रा। लहर, लैपिली और टिफ्रा जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, जबकि टॉलस इससे संबंधित नहीं है। लहर, लैपिली, टिफ्रा ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं, जबकि टॉलस हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृति है। तो लहर, लैपिली और टिफ्रा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से, और टॉलस जो है हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृति है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और गैसों की उत्पत्ति से लेकर उनके ऊपर की ओर अग्रसर होने तथा भूपटल के नीचे प्रविष्ट होने और धरातल पर प्रकट होने तथा शीतल और ठोस होकर रवेदार, अर्धरवेदार शैलों के निर्माण की जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये हमारी इसी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? तो हम जानते हैं कि वल्केनियन जो तुल्य ज्वालामुखी होती हैं वो सर्वाधिक विस्फोटक होती हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है और विस्फोट बहुत ही कम होता है, जबकि स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो है हवाईयन से कुछ अधिक विस्फोट के साथ प्रकट होता है। वल्केनियन तुल्य जो विस्फोट है वो प्रायः भयंकर उद्गार के साथ होता है, जबकि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। तो सबसे कम एक होता है हवाईयन तुल्य, उसके बाद उससे ज़्यादा विस्फोटक होगा स्ट्रोम्बोलियन तुल्य, उसके बाद होगा वल्केनियन तुल्य और सबसे विनाशकारी होता है पीलियन तुल्य। हवाईयन, स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन और पीलियन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भूकंप। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? तो रिक्टर स्केल से होता है। ऑप्शन सी। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है और इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था और यह एक लघुगणक पैमाना है और इसकी कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। रिक्टर पैमाने पर अभी तक 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। लघुगणक पैमाना होने के कारण प्रत्येक भूकंपी तरंग के आयाम में वृद्धि उसकी क्षमता में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करती है, अर्थात रिक्टर पैमाने पर 4 गहनता के भूकंप द्वारा पृथ्वी में यानी कि भूमि में कंपन 3 गहनता वाले भूकंप से 10 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट है कि किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापन हेतु किया जाता है और सिस्मोग्राफ एक ग्राफ आउटपुट होता है। सिस्मोस्कोप भूकंप की घटना या समय रिकॉर्ड करने हेतु यह एक उपकरण है।
सिस्मोस्कोप। ये क्या करता है? भूकंप की घटना या समय रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है भूकंप मूल और एक होता है अधिकेंद्र। तो भूकंप मूल क्या कहलाता है कि जहाँ पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो ये भूकंप मूल कहलाता है और इसको फोकस भी कहते हैं इंग्लिश में। और भूकंपी तरंगों को धरातल पर जहाँ सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा अधिकेंद्र या एपिसेंटर। और इसमें अधिकेंद्र की ही बात पूछी जा रही है कि पृथ्वी का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है तो वो है एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम है। जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं और जहां सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो ये एक सूचक होता है कि भूकंप आने वाला है। कथन और कारण है कि परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये बात सही है कि जो प्रशांत मेखला है वो ज्वालामुखी और सुनामी इन सब का संवेदनशील क्षेत्र होता है, तो कथन तो सही है। और कारण कह रहा है कि यह मेखला विवर्तनिक दृष्टि से अति सक्रिय है क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है, तो कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो परिप्रशांत मेखला जो है सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यह मेखला विवर्तनिक दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। अतः दोनों मिलकर विकल्प और कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। सुनामी के बारे में देख लेते हैं। तो सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती समुद्री लहरें और ये वस्तुतः बहुत ही लंबी और कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो मुख्यतः समुद्री भूकंपों द्वारा उत्पन्न होती हैं। समुद्री लहरों के साथ जल की संपूर्ण गहराई तक जाती भी हैं और इसलिए ये अत्यधिक प्रलयकारी होती हैं। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अफवाह तंत्र और नदियों के किनारे स्थित नगर। तो ये दोस्तों हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा आज की वीडियो का और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए हमारा ये लास्ट जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप की नदियाँ हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर यांगसी या चांगजियांग नदी पर स्थित है? इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, आइए एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। यांगसी या चांगजियांग या यांगत्सी नदी विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है तथा पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगभग इतने किलोमीटर की यात्रा कर पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और जहां गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व में होकर बहती हुई कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें है जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा और सतलज। मिकांग नदी के संदर्भ में विचार करना है। दो कथन है कि मिकांग का जो उद्गम वो तिब्बत के पठार से है, तो ये बात सही है। और मिकांग का जो डेल्टा है वो दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कि मेकांग का जो डेल्टा है दोस्तों ये वियतनाम में स्थित है। कंबोडिया से होकर बहती है लेकिन इसका जो डेल्टा है वो वियतनाम में है और ये गिर जाती है हमारी दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो मेकांग नदी है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया लाओस के मध्य सीमा बनाती है और इसकी सहायक नदी जो है मिनाम के साथ मिनाम मिकांग डेल्टा जो है वो वियतनाम में चिंगमिंग सिटी के निकट दक्षिण चीन सागर में है।
ठीक है। तो ये कंबोडिया में इसका डेल्टा नहीं है, ये वियतनाम में इसका डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरात या यूफ्रेटस नदी के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि फरात या यूफ्रेटस नदी जो है दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये बात सही है। और ये 4 देशों से होकर बहती है, ये कथन गलत हो जाएगा। यूफ्रेटस या फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तुर्की के आर्मेनियाई उच्च भूमि से उत्पन्न होकर सीरिया और इराक में बहती है और शत अल अरब नामक स्थान पर टिग्रिस यानी दजला नदी से मिलती है और फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो ये दोस्तों 4 देशों से होकर नहीं बहती है, सीरिया और इराक में बहती है। नेक्स्ट इसमें नदी है और इसकी अवस्थिति किस देश में, इसको मिलान करना है। तो इसमें महावेली गंगा को हम जानते हैं कि ये बांग्लादेश की नदी है और मेघना हम जानते हैं कि ये श्रीलंका। महावेली गंगा ये बांग्लादेश में है, तो डी का हो जाएगा 3। डी का 3 सिर्फ एक ही में बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मेघना हमारा बांग्लादेश में है और महावेली गंगा हमारा श्रीलंका में। सी का हो जाएगा 4, सी का हमारा 3 हो जाएगा। सी का 3 सिर्फ एक ही में, ए ऑप्शन हो जाएगा। मोम्बेरामो हमारा इंडोनेशिया में है और मेघना हम जानते हैं कि ये बांग्लादेश में बहती है। महावेली गंगा हमारी श्रीलंका की नदी है और कारून हमारा ईरान में है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो हम जानते हैं कि इसको पद्मा कहते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है और गंगा वास्तव में अलकनंदा और भागीरथी का सम्मिलित नाम है और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो यह है साल्विन नदी। आमूर, लीना और ओब नदियाँ उत्तर में गिरती हैं जबकि साल्विन नदी हमारी दक्षिण में गिरती है। ओब का जो उद्गम है वो अल्टाई पर्वत से और ओब की खाड़ी में गिरती है। आमूर हमारा सिल्का रूस आर्गुन के यानी संगम में, ये रसिया की नदी है और ये टारटार की खाड़ी में गिरती है। और लीना नदी ये भी रूस की नदी है और आर्कटिक महासागर में गिरती है, उत्तर में पड़ता है आर्कटिक महासागर। और साल्विन नदी तिब्बत पर्वत से निकलती है, क्यूंलुन पर्वत से, और मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट हमारा है ओरिनिको ये हमारी अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। नाइजर ये हमारी गिनी की खाड़ी में गिरती है। वोल्गा हमारी कैस्पियन सागर में गिरती है और आमूर हमारी तारतार की खाड़ी जो प्रशांत महासागर में उसमें गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा वांगहो ये चाइना की नदी है, लीना रूस की नदी है, जबकि मेकांग हमारा म्यांमार की नदी नहीं है। डार्लिंग हमारी ऑस्ट्रेलिया की नदी है। मेकांग हमारी लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम की नदी है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। वांगहो नदी कहाँ गिरती है, तो वांगहो नदी हमारी चिहिल की खाड़ी में गिरती है। वांगहो नदी क्यूंलुन पर्वत से निकलकर चिहिल की खाड़ी यानी कि पीत सागर में गिरती है और वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है, तो हम जानते हैं कि दजला और फरात के संगम पर स्थित बसरा है। बसरा दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है। दजला और फरात के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया का मैदान कहा जाता है और इराक देश की राजधानी जो है बगदाद, वो दजला नदी के किनारे पर बसा सबसे बड़ा नगर है और करबला, अबदान यहाँ के प्रमुख शहर हैं। तो दजला और फरात के संगम पर हमारा स्थित है बसरा। इरावदी नदी ये हमारी यांगून की नदी है या म्यांमार की नदी है। रेड रिवर इसको सांका नदी भी कहते हैं, ये हनोई में स्थित है। मिनाम नदी ये हमारा बैंकॉक में है। मेकांग या मिनाम नदी बैंकॉक में है और मेकांग नदी हमारे वियंतियानी या लाओस में है। वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों ये 290 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 45 मिनट की हो चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ अगर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। और ये वीडियो मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगी ज्योग्राफी सीरीज की, और इसके बाद सारी और भी सब्जेक्ट की भी कंप्लीट कराऊंगी। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो जो है 3 वीडियो हो चुकी हैं ज्योग्राफी की, आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।